हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद एक बार फिर आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। आज की जो क्लास है बेसिकली वो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जो कि है बेसिकली कंसेप्ट ऑफ डिमांड। और इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड एक ऐसा चैप्टर है जो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी बेसिक टॉपिक में अगर आपको इस टॉपिक की समझ है तो काफी चीजें जो है इसी टॉपिक से काफी मतलब कह सकते हैं कि आपके लिए और चीजों को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। और अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिमांड ही एक ऐसी चीज है जो पूरी इकोनॉमी जो आपकी है, पूरी इकोनॉमी के सबसे जो मेन एलिमेंट है डिमांड है। डिमांड पे ही पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो डिपेंडेंट है। तो आज के कंसेप्ट के अंदर हम डिमांड के जो कंसेप्ट को समझेंगे, बेसिकली डिमांड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी जो तैयारी है वो काफी हद तक सही चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम का भी काफी वक्त है एग्जाम में। तो एग्जाम की जो तैयारी है वो स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने प्रिपरेशन को अंजाम दे रहे होंगे। और मेक श्योर आप इस लेक्चर को देखने के बाद इस लेक्चर से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वो भी काफी क्लियर होंगे और आपकी समझ को बेहतर बनाने में ये लेक्चर काफी हद तक हेल्प करेगा। तो चलिए फटाफट से आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में हम लोग क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप देखिए तो हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहले इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे चूज किए हैं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है और इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। यानी डिमांड की मीनिंग और डिमांड के एलिमेंट्स पर हम लोग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ डिमांड हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो डिटर्मिनेंट हैं, जिन्हें हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी बोलते हैं, तो डिटर्मिनेंट या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को भी इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दोनों बातों को समझेंगे। डिमांड कर्व भी हम लोग इसमें बनाना सीखेंगे। और चेंजेस इन डिमांड एक टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम लोग शिफ्टिंग एंड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व सीखेंगे। आपने चूंकि हम जो लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हो यही मान के चलना है कि आप पहली बार इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपने शिफ्ट एंड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व का जो टॉपिक है वो डेफिनेटली समझा होगा। तो इन टॉपिक्स को हम आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ये पूरा का पूरा जो डिमांड वाला कंसेप्ट होगा वो दो पार्ट के अंदर होगा। तो आज हम लोग सिर्फ कंसेप्ट ऑफ डिमांड देखेंगे। पार्ट 2 के अंदर हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, और फिर जो पार्ट 3 होगा उसके अंदर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि जो डिमांड होता है बेसिकली क्या होता है। अगर आप बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो डिमांड का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या है, यानी इकोनॉमिक्स में डिमांड का बेसिकली मतलब होता है अ कंज्यूमर्स एबिलिटी एंड डिजायर टू परचेज अ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी एक पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना चाहता है वो उसकी क्या हो गई, डिमांड हो गई। यानी आम भाषा में अगर आप समझें तो आम भाषा में समझे तो डिमांड का मतलब क्या है कि जो चीज आप विलिंग है, जो चीज आप खरीदना चाहते हैं वो आपकी क्या है, डिमांड है। मेरे ख्याल से ये बातें जो है आपको स्पष्ट रूप से समझ आ रहे होंगे। यानी जो भी कुछ आप बाय करना चाहते हैं वो आम भाषा में डिमांड है। लेकिन इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि एक पर्सन की जो एबिलिटी है या उसकी जो डिजायर है किसी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, वो उसका क्या होता है, डिमांड होता है। इसको और आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि डिमांड इज अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स or services which a consumer want to buy at a certain time at a certain price। यानी कि सर्टेन क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कंज्यूमर एक सर्टेन प्राइस पे एक सर्टेन टाइम पे खरीदना चाहता है वो बेसिकली क्या है, डिमांड है। अगर हम इसी को और डिटेल में चलें तो ये अभी बताया गया है कि डिमांड एक प्रिंसिपल फोर्स है जो हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए आप इकोनॉमिक ग्रोथ को बिना डिमांड के अज्यूम नहीं कर सकते। अगर डिमांड ना हो आपकी इकोनॉमी में तो आपकी इकोनॉमी क्या होगी, खराब हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। तो डिमांड का मतलब समझ में आ गया। डिमांड का मतलब क्या है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स which a consumer willing to purchase at a certain time at a certain price। दैट मीन्स कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका डिमांड को समझते समय, पढ़ते समय हमें बहुत ध्यान देना होता है। सबसे पहले डिमांड होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। डिमांड की जो एलिमेंट्स है उसके अंदर आता है एबिलिटी टू परचेज। कभी भी डिमांड बनाने के लिए डिमांड तभी बनेगी जब आपके पास एबिलिटी टू परचेज होगा। दूसरी चीज है विलिंगनेस टू परचेज होना चाहिए, सर्टेन प्राइस होना चाहिए और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। तो ये तकरीबन 5 एलिमेंट होते हैं जिनके मिलने के बाद आपकी डिमांड बनती है। मुझे लग रहा है यहाँ तक चीजें आपको स्पष्ट होंगी। फिर भी इसको थोड़ा सा एक बार हम और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि डिमांड होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है।
वो कौन कौन सी चीजें होती हैं? सबसे पहले होना चाहिए एक वांट होनी चाहिए। वांट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को परचेज करना चाहते हो, किसी चीज को परचेज करने की इंटेंसिटी हो, उसको खरीदना चाहते हो। दूसरी चीज होती है जिसे हम बोलते हैं एबिलिटी टू पे, आपके पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। और तीसरी जो चीज होती है उसे हम बोलते हैं विलिंगनेस टू पे। तीसरा क्या होना चाहिए? विलिंगनेस टू पे। यानी ये तीन चीजें मिलके डिमांड क्रिएट करती हैं। तो डिमांड का इकोनॉमिक में मतलब बेसिकली यही है, वांट प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे इक्वल्स टू डिमांड। और अगर आप इसे अब मान लीजिए 9th हाई स्कूल के एग्जाम में बैठे हुए हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं, तो वो लोग जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे कि डिमांड इज अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच अ कंज्यूमर वांट टू बाय एट अ सर्टेन प्राइस एट अ सर्टेन टाइम। दैट्स इट, ये इनकी डेफिनेशन होगी। अगर एलिमेंट पूछे जाए तो जो मैंने एलिमेंट आपको यहाँ पे दिखाए हैं, ये सारे एलिमेंट आप उसमें लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th के हो, या इवन टीजीटी पीजीटी या किसी भी एग्जाम में बैठते हो, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो डिमांड के कुछ टाइप्स हैं, मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है, और ये जो चार्ट है इसमें 8 प्रकार के टाइप्स दिखाए गए हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड है, फिर ऑटोनोमस एंड डिराइव्ड डिमांड है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिमांड है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड है। इसके अलावा आपका डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स एंड इंडस्ट्रियल, जिसे आप इंडस्ट्रियल डिमांड भी कह सकते हैं, डिमांड फॉर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ज्वाइंट डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड, एंड टोटल मार्केट एंड मार्केट सेगमेंट डिमांड। तो ये कुछ डिमांड के टाइप्स हैं जिनको हमने यहाँ पे कंसीडर किए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसमें से कुछ टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, वहां से सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फटाफट से उन पे भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इंडिविजुअल डिमांड को जरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो स्टूडेंट बहुत बिगिनिंग से पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल बेसिक से देखिए और पहली बार में आप सिर्फ इसे समझने की कोशिश करिए। अगर आप मान लीजिए अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की और इस चैप्टर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो सिर्फ आपको चैप्टर को पहली बार में देखना है। नोट्स जब सेकंड टाइम इसे आप रिवाइज करेंगे तब आप बनाएंगे। तो पहले सिर्फ देखिए समझिए, नोट्स का जो काम है आप बाद में भी इसे बना सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड को जरा हम समझेंगे तो इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू सच डिमांड फॉर एन इंडिविजुअल फॉर द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट इज ईगर टू बाई एट अ पार्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। समझिएगा इसको ध्यान से। इंडिविजुअल का मतलब किसी एक हाउस होल्ड के द्वारा, किसी एक हाउस होल्ड मतलब किसी एक पर्सन के द्वारा किसी पार्टिकुलर चीज को लेकर उसकी जो डिमांड है, उसको जो खरीदना चाहता है सर्टेन प्राइस पे एक सर्टेन टाइम में, वो उसकी क्या है? इंडिविजुअल डिमांड है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मिस्टर ए जो है एक हाउस होल्ड है और ये पता करना है कि मिस्टर ए की जो डिमांड है वो मिल्क को लेकर कितनी है। तो मिल्क इनके घर में मान लो कितना कंज्यूम होता है एक दिन में, तो सपोज इनके यहाँ 1 लीटर मिल्क जो है वो एक दिन में कंज्यूम होता है। तो इनकी जो इंडिविजुअल डिमांड है वो क्या हो गई? 1 लीटर। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन एक सर्टेन प्राइस पे एक सर्टेन टाइम में कितनी चीजें परचेज करना चाहता है, कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है, इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब हो गया उस पूरी मार्केट में, उस पूरे एरिया के अंदर जितने भी इंडिविजुअल पर्सन्स हैं उन सबकी डिमांड को अगर हम टोटल कर दें तो वो क्या बन जाएगा? वो मार्केट डिमांड बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक मोहल्ला है जिसमें ए बी सी और डी, मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ 4 ही लोग हैं। मान लो एक अपार्टमेंट है जिसमें एक बिल्डिंग है जिसमें 4 अपार्टमेंट है, 4 लोग रहते हैं। तो हम चारों लोगों की अगर डिमांड को टोटल कर दें तो जो डिमांड बनेगी वो क्या बन जाएगी? मार्केट डिमांड बन जाएगी। बात साथ क्लियर कर पा रहे होंगे। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब एक पार्टिकुलर पर्सन की डिमांड, एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब है कि उस पूरे मार्केट में, उस पूरे एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सबकी डिमांड का जो समेशन होगा, जो टोटल होगा, वो क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डिमांड फॉर फर्म्स प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। एक फर्म का प्रोडक्ट होता है एक इंडस्ट्री का। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फर्म में और इंडस्ट्री में फर्क क्या होता है। काफी सारे साथी हमारे जो इस फर्क को बहुत अच्छे से नहीं समझते होंगे, तो जरा एक बार इस पर बातचीत कर लेते हैं। फर्म जो होती है बेसिकली एक इंडिविजुअल कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। फर्म क्या है? एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को या एक इंडिविजुअल फर्म को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैं बात, और जो मार्केट जो इंडस्ट्री होती है वो उसी तरीके की जितनी भी फर्म्स हैं उन सबको एक ही नाम से रिप्रेजेंट करने का काम करती है।
शायद एग्जाम्पल से बढ़िया समझ पाएंगे आप। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जूते बनाने वाली रेड चीफ। तो रेड चीफ क्या हो गया, रेड चीफ एक फर्म हो गई या एक कंपनी हो गई। ऐसे ही मान लीजिए बाटा हो गई, ऐसे ही मान लीजिए रिबॉक हो गई, ऐसे ही मान लो एडिडास हो गई। तो ये सारी कंपनीज जो है क्या है, ये इंडिविजुअल फर्म्स हैं। और अगर इन सबको हम एक नाम से बुलाना चाहें तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये शूज इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री जो होता है वो सारी कंपनी या सारी फर्म का समावेश है, उनको हम एक नाम से बुलाते हैं। बस समझ रहे ना, इंडस्ट्री क्या है, जो आपका ब्रॉड टर्म है। एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म आ सकती हैं, लेकिन फर्म इंडिविजुअल टर्म है। वो फर्म सिर्फ एक ही को रिप्रेजेंट करती है, उसके अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं आती है। तो यहाँ पर फर्म्स प्रोडक्ट और इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट की बात करी गई है। अब इसको समझिएगा, द डिमांड फॉर द क्वांटिटी विच अ फर्म प्रोड्यूसेस एट अ गिवन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक फर्म जो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है एक सर्टेन टाइम पीरियड पे, एक सर्टेन कह सकते हैं प्राइस पे, वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा फर्म्स प्रोडक्ट। और इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट का मतलब है कि उस इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म है उन वो सारी फर्म मिलके कितना प्रोड्यूस करती हैं, वो हो जाएगा आपका क्या, इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए रेड चीफ, बाटा और रिबॉक और एडिडास, इन सब ने मिलके मान लीजिए सपोज इसने मान लो 100 जोड़ी जूते बनाए, इसने 100 बनाए, इसने 150 बनाए, इसने भी 150 बनाए। तो ये जो 100 और 150 हो गया, ये हो गया फर्म्स प्रोडक्ट। और इंडस्ट्री प्रोडक्ट मतलब इन सबका टोटल, तो इन सबका टोटल कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो इंडस्ट्री जो होता है वो ब्रॉड टर्म है, फर्म क्या है, नैरो टर्म। ऐसी बात समझ आ गई होगी आपको। ऑटोनोमस डिमांड और डिराइव्ड डिमांड को समझिएगा। तो डिराइव्ड और ऑटोनोमस को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग डायरेक्ट डिमांड भी कहते हैं। तो अगर कभी कहीं डायरेक्ट डिमांड लिखा हो तो आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि भाई हमने तो ऑटोनोमस पढ़ा था। वही सब ऑटोनोमस और डिराइव्ड दोनों एक ही बातें हैं, दोनों एक ही दूसरे के मतलब है। तो अब इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड और ऑटोनोमस डिमांड और डिराइव्ड डिमांड को देखना था। तो मैंने भी आपको बताया था कि जो बेसिकली आपकी ऑटोनोमस डिमांड है उसे हम लोग डायरेक्ट डिमांड भी बोलते हैं और डिराइव्ड का तो डिराइव्ड ही बोलते हैं। अब जरा इनको मतलब को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ऑटोनोमस को देखेंगे। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट इज नॉट रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी। यानी एक चीज आप खरीदने जा रहे हैं और उसको खरीदने की वजह कोई दूसरी चीज की डिमांड नहीं है। यानी आप एक चीज खरीदने जा रहे हैं, वो डायरेक्टली आपकी एक नीड है, आपकी बायोलॉजिकल और फिजिकल जरूरतें होती हैं। उन जरूरतों को पूरा करने की जो डिमांड आपके अंदर से आती है उसे हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट या ऑटोनोमस डिमांड। जैसे मान लीजिए आप ह्यूमन बीइंग हो तो आपको खाना खाना है, तो आप खाना खाएंगे। खाना खाने के लिए आपने मान लीजिए बाहर से समोसा परचेज किया, तो समोसा क्या हो गया, आपकी एक डायरेक्ट डिमांड हो गई। यानी जो डिमांड आपकी क्या है, ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी उन चीजों की जरूरत करती है, उनकी नीड होती है आपको, उनकी जब आप डिमांड करते हैं उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लॉथ हो गया, व्हीकल हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये सब चीजें क्या हैं, ये सब की सब चीजें कैसी हैं, आपकी ऑटोनोमस डिमांड है। क्लियर हो रही इतनी बात। जो आपकी डिराइव्ड डिमांड है वो ऐसी डिमांड है जो आप डायरेक्टली नहीं करते हैं, किसी और कमोडिटी के ऊपर उसकी डिमांड डिपेंडेंट होती है। यानी जो डायरेक्ट डिमांड होती है ये किसी दूसरी कमोडिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये आपकी अपनी डिमांड है जो अंदर से ही आएगी, जो आपको पूरी करनी है। लेकिन जो डिराइव्ड डिमांड है वो ऑटोमेटिकली नहीं आती है। आप एक चीज परचेज करते हैं और उसकी वजह से दूसरी चीज परचेज करनी पड़ती है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, ऑटोनोमस डिमांड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको समझें, जैसे कार खरीदेंगे तो भाई आपको पेट्रोल लेना पड़ेगा, मोबाइल खरीदोगे तो आपको डेटा पैक डलवाना पड़ेगा, रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो जो रिचार्ज की डिमांड है वो कैसी है, डायरेक्ट डिमांड है। मोबाइल फोन खरीदना ऑटोनोमस डिमांड है, ये डायरेक्ट डिमांड है। बात समझ में आ गई। तो डायरेक्ट मतलब वो डिमांड जो आपकी फिजिकल और बायोलॉजिकल जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए करते हैं, वो डायरेक्ट डिमांड हो गई। जो डिमांड किसी कमोडिटी के ऊपर डिपेंडेंट है वो कैसी हो गई, आपकी डायरेक्ट हो गई। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब आते हैं ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल डिमांड पे। तो ड्यूरेबल शब्द से ही समझ में आ रहा है आपको। ड्यूरेबल डिमांड का मतलब है उन चीजों की डिमांड जो ड्यूरेबल नेचर की होती हैं, लंबे समय तक चलती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका घर हो गया, फर्नीचर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, स्कूटर हो गया, कपड़े हो गए, जूते हो गए। तो ये चीज आप खरीदते हो तो ये कुछ समय तक चलती है, लंबे समय तक चलती है, तो इनकी डिमांड को हम बोलते हैं ड्यूरेबल डिमांड। नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है वो चीजें जिनका
जिनकी जो लाइफ है जो लंबे समय तक नहीं चलती, शॉर्ट टाइम के लिए चलती हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, नॉन ड्यूरेबल। जैसे एग्जांपल के लिए फूड हो गया, आपका फूड आइटम हो गया, स्मोकिंग प्रोडक्ट्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गई, तो ये सारी चीजों की जो डिमांड है वो कैसी है, नॉन ड्यूरेबल डिमांड है। सेम उसी तरीके से एक शॉर्ट टर्म डिमांड, एक लॉन्ग टर्म डिमांड होता है। तो शॉर्ट टर्म डिमांड का मतलब जिसकी डिमांड बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, वो लंबे समय के लिए नहीं होती, यानी शॉर्ट टर्म डिमांड जिसकी डिमांड शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। जैसे डिमांड फॉर अम्ब्रेला, जब बारिश आ जाएगी तो आपको छाते की डिमांड, लेकिन छाता हमेशा डिमांड लगाना नहीं है आपको। रेनकोट, अब रेनकोट तभी यूज करना है जब बारिश होगी, तो इनकी डिमांड बहुत कम टाइम के लिए होती है। स्वेटर्स हो गए आपके, ये शॉर्ट टर्म नेचर की होती हैं। लॉन्ग टर्म डिमांड वो डिमांड होती हैं जो बेसिकली ड्यूरेबल नेचर की होती है, लॉन्ग टर्म नेचर्स की होती हैं, ठीक है, यानी कि जिनकी डिमांड हमें कंटिन्यूअसली चाहिए होती, लंबे समय के लिए चाहिए होती, वो आपकी होगी लॉन्ग टर्म डिमांड। अब बढ़ते हैं ज्वाइंट डिमांड और कंपोजिट डिमांड पे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दिस इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले समझेंगे ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड का मतलब होता है यानी डिमांड फॉर टू और मोर देन टू कमोडिटीज इच म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन द सेम टाइम। जहां पर दो चीजें एक साथ म्यूचुअली डिपेंडेंट होती हैं, उनको एक साथ ही हम उनकी मतलब उनको मांगते हैं, उनको यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट डिमांड। समझिएगा जरा इस बात को। ज्वाइंट डिमांड मतलब जब हम दो चीजों की या दो से अधिक चीजों की डिमांड एक साथ करते हैं, वो एक साथ ही इस्तेमाल की जाती हैं, कंज्यूम की जाती है, तो उसे बोलते हैं ज्वाइंट डिमांड। जैसे मान लीजिए बाइक एंड पेट्रोल। अब बाइक तो केवल कंज्यूम नहीं करोगे, पेट्रोल भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉफी एंड शुगर, अब कॉफी बनाओगे तो भाई शुगर लगेगा, मिल्क लगेगा। पेन और इंक, अब पेन में मान लो इंक ना हो तो किस काम का पेन। तो कुल मिला के ये जो डिमांड है वो कौन सी है, ज्वाइंट है। लेकिन जो कंपोजिट डिमांड होता है, कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है कि व्हेन अ कमोडिटी डिमांडेड टू और मोर डिस्टिंक्ट यूजेस, जब किसी एक कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस होते हैं, एक कमोडिटी को हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कई चीजों में यूज कर सकते हैं, तो वैसी कमोडिटी की डिमांड को हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। ज्वाइंट में क्या होता है कि दो या दो से अधिक चीजों को हम एक साथ कंज्यूम करते हैं, एक साथ इस्तेमाल करते हैं, एक को हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, वो हो गई ज्वाइंट डिमांड। कंपोजिट का मतलब है कि जब कोई ऐसी चीज जिसके मल्टीपल यूज हैं, उस चीज को हम कई जगह यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मिल्क, अब मिल्क से आप क्या क्या कर सकते हो, मिल्क से आप बना सकते हो चाय या कॉफी, मिल्क से आप बना सकते हो खोया, मिल्क से आप बना सकते हो दही, मिल्क से बना सकते हो आप छेना, मिल्क से बना सकते हो पनीर। तो मिल्क की जो डिमांड है, यानी मिल्क के जो यूजेस हैं वो कैसे यूजेस हैं, मल्टीपल यूजेस हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी आपको। यानी किसी कमोडिटी के अगर मल्टीपल यूजेस हैं तो उसे हम बोलेंगे कंपोजिट डिमांड। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिमांड पे। तो डायरेक्ट डिमांड वो डिमांड होती है जो आपने ली और उसको आपको उसका फाइनल कंजप्शन ही आपको ही करना है। यानी डायरेक्ट डिमांड वो डिमांड है जिसका फाइनल कंजप्शन एक इंड यूजर को करना है, एक जो उसका जो कंज्यूमर होगा, जो भी पर्सन परचेज करने वाला होगा, वही उसको कंज्यूम करेगा, उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। और इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है कि आपने उस चीज को खरीदा, खरीदने के बाद आप उसको नहीं कंज्यूम करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ और आप ऐड करेंगे, उसमें कुछ काम करेंगे, देन उसे फिर से आप किसी दूसरे को दे देंगे, देन वो कंज्यूम करेगा, उसे बोलेंगे आप इनडायरेक्ट डिमांड। आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। तो ये कुछ डिमांड के मैंने टाइप्स रखे थे जो आपको समझना था। आई थिंक आपको यहां तक चीजें स्पष्ट भी हो गई होंगी। अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट लिए हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल हो पा रहे होंगे, डिटर्मिनेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जरा ये समझने की हम कोशिश करते हैं कि एक्चुअली डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है। तो भाई डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि वो चीजें या वो एलिमेंट जिनकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। यानी डिटर्मिनेंट वो चीज हैं जो डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करने का काम करते हैं, प्रभावित करने का काम करते हैं। इसकी वजह से डिमांड या तो डिक्रीज हो जाएगी या तो इंक्रीज हो जाएगी। यानी डिमांड के ऊपर डायरेक्टली ये प्रभाव डालने का काम करते हैं, या तो डिमांड को बढ़ा देते हैं या तो डिमांड को घटा देते हैं। उनको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग या डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट मतलब जो डिमांड को अफेक्ट करें, दैट मींस डिमांड को या तो बढ़ा देते हैं या तो डिमांड को घटा देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, डिटर्मिनेंट्स। तो हमने यहाँ पे कुछ 12 फैक्टर्स जो है वो लिए हैं, तो एक बार जरा समझिएगा इनको। एक बार फटाफट से नाम पढ़ेंगे इनके और फिर एक एक करके इनको डिटेल में ले चलेंगे। तो जो डिटर्मिनेंट है उसमें सबसे पहले है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। दूसरा जो है आपका वो इनकम ऑफ कंज्यूमर। तीसरा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। चौथा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फिर है आपका एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रोपेगेंडा।
कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वेदर कंडीशंस, टैक्स रेट, एबिलिटी ऑफ क्रेडिट, पैटर्न ऑफ सेविंग एंड सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो ये कुछ डिटर्मिनेंट हैं। अब इनको जरा एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला वाला आपका पॉइंट है प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो भाई साहब आप इस बात को तो भली भांति समझते होंगे कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस नॉर्मल कंडीशन में इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाता है, या उसका प्राइस आपका डिक्रीज हो जाए तो उसकी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो प्राइस जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करने का काम करता है। प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटती है, प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ती है, ये जेन्युइन बात है। लॉ ऑफ डिमांड भी इसको लेकर बनाया गया है, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई। पहला क्या हो गया, प्राइस ऑफ कमोडिटी। दूसरा हो गया इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम वाली बात को जरा बहुत अच्छे से समझना है। किसी भी कंज्यूमर की जो इनकम है, अगर इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने से उसके डिमांड के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी डिमांड भी जो है वो प्रभावित होती है। भाई आप कुछ सोच के देखिए, अभी आप मान लीजिए स्टूडेंट हैं और आपकी इनकम तो कोई है नहीं, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनसे पैसे मिलते हैं, उनको खर्च करते हैं। अभी जब आपकी जॉब लगेगी और मान लो आपकी सैलरी 50,000 हो, जैसे सपोज कि आपने स्टार्टिंग की तो 25,000 रुपये सैलरी थी आपकी, तो जब 25,000 रुपये सैलरी होगी तो खर्चे आपके अलग होंगे। लेकिन जैसे ही सैलरी 50,000 हो जाएगी, आपके खर्चे क्या होंगे, आपकी डिमांड क्या होगी, चेंजेस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इनकम बढ़ने से डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है। इनकम बढ़ने से डिमांड जो है वो 3 तरीके से चेंज होती है, क्योंकि हम लोग आमतौर पर जो डिमांड करते हैं वो 3 प्रकार की कमोडिटीज को हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी चीजों की डिमांड होती है, एक जिसे हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। इस बात को समझना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटेल में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी सरसरी नजर देख लेंगे। एक होता है जिसे हम बोलते हैं लग्जरी गुड्स, और एक जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। ये बातें आप जानते हैं। इंफीरियर गुड्स का मतलब है जो थोड़ा सा घटिया क्वालिटी की गुड्स होते हैं, सस्ते गुड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप जो कपड़े खरीदते हैं वो रोड पर जो दुकानें होती हैं, फुटपाथ पर जो दुकानें होती हैं उनसे खरीद लेते हैं, तो वो जो कपड़े हैं आपके कैसे इंफीरियर हैं। लेकिन वही अगर आप मान लो सहारागंज या फिनिश या जेड स्क्वायर में जाके मॉल से खरीदते हैं, वो कैसा हो गया, आपका लग्जरी गुड्स हो गया। तो इंफीरियर का मतलब है जो थोड़ा सा सस्ते गुड्स हैं, जो कम अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं, उन्हें बोलते हैं इंफीरियर गुड्स, या कह सकते हैं नॉन ब्रांडेड, जो कोई ब्रांडेड नहीं है। लग्जरी का मतलब जो लग्जरी आइटम्स है, ब्रांडेड गुड्स हैं। और नॉर्मल का मतलब है जो नॉर्मल है, जो हम आप सारे लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप बहुत बड़े आदमी हो चाहे छोटे आदमी हो, वो सबके लिए सेम होते हैं। अब जैसे जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ने पर इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड होगी वो घट जाएगी। कैसे, जैसे जब आप मान लीजिए अभी आप पैसे नहीं कमाते हैं, तो आप जब पैसे नहीं कमाते हैं तो आपको मान लीजिए कुछ भी खाना पीना होता है, आप किसी भी दुकान पे नॉर्मल खा लेते होंगे। लेकिन जब आप पैसे कमाने लगेंगे, अभी आप मान लो यूपीएससी क्रैक कर लो, आईएएस बन जाओ, तो फिर आप कहीं पे थोड़ी ना खाना खाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। यानी इंफीरियर गुड्स की डिमांड तब होगी कि ऑटोमेटिकली कम पड़ जाएगी। लेकिन लग्जरी गुड्स की डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। जितने भी ब्रांडेड आइटम है वो पहनना आप स्टार्ट कर देंगे, ब्रांडेड चीजों का कंजप्शन स्टार्ट कर देंगे। नॉर्मल गुड्स जो होगा वो बहुत स्लाइटली बढ़ेगा, लेकिन आमतौर पर ये ज्यादा बढ़ेगा नहीं। इसे हम लिख लेते हैं, ये स्लाइटली इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। कुछ केसेस में ये नॉट अफेक्टेड होगा, इफेक्ट ही नहीं होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप घर में माचिस इस्तेमाल होती है, तो जो बहुत अमीर होते होंगे क्या उनके यहाँ माचिस 50 रुपए की आती होगी, भाई 1 रुपए की माचिस मिल जाती है। तो हम जो 100 रुपए कमाते हैं वो भी 1 रुपए की माचिस खरीदते हैं, जो शायद जो 50,000 कमाते हैं वो भी 1 रुपए की माचिस खरीदते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि माचिस खरीदने के लिए मॉल चले जाएंगे, वहां से 50 रुपए वाली माचिस लाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो निहायत ही बेवकूफ है वो फिर। तो कुल मिला के जो नॉर्मल गुड्स हैं उसके ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इंफीरियर की डिमांड घट जाती है, लग्जरी की डिमांड बढ़ जाती है। क्या चेंज होने से, इनकम ऑफ कंज्यूमर के चेंज होने से, इनकम बढ़ने से नहीं घटने से। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी समझते हैं आप लोग। जब कंज्यूमर को किसी चीज का टेस्ट अगर पड़ जाए, मान लीजिए आपको कोई चीज खाने का टेस्ट पड़ जाए, सपोज मान लो मोमोज सुन के ही आपको थोड़ा अलग फील हुआ होगा। मान लो मोमोज का टेस्ट पड़ जाए तो मोमोज की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। या हो जाए कि मोमोज से आपको नफरत हो जाए किसी कारण से, तो मोमोज की डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। तो टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से भी डिमांड पे चेंजेस पड़ते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही सिर्फ डिमांड क्रिएट होती है। जैसे आपको याद होगा, मान लीजिए जब आप बहुत छोटे रहे होंगे
छठवीं सातवीं क्लास में, तो उस टाइम आपको टॉफी चॉकलेट्स इन पे मजा आता होगा, इनमें टेस्ट मिलता होगा, तो इनकी डिमांड आपकी क्या हो गई उस समय ज्यादा हो गई। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए इनकी डिमांड धीरे धीरे क्या हो गई, घट गई। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के चेंज होने से भी डिमांड आपकी चेंज हो जाती है। कुछ लोग कह रहे होंगे हम तो टॉफी अभी भी खाते हैं उतनी ही, तो चलिए खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स को जरा ध्यान से देखिएगा। रिलेटेड गुड्स में दो तरीके के गुड्स आते हैं। एक गुड्स जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो जरा इनको भी समझ लिया जाए क्या होता है ये। देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है जो चीजें एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे टी और कॉफी। तो टी और कॉफी क्या है, सब्स्टिट्यूट है। पेप्सी और कोक ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है। एक मतलब पेप्सी नहीं मिलेगी कोक पी लेंगे, या चाय नहीं मिलेगी कॉफी पी लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जो एक के साथ कंज्यूम की जाती है, जैसे कार पेट्रोल, ब्रेड बटर, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो चाहे सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने से अगले वाले की डिमांड पर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है इसको जरा समझिएगा। मैं सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल समझा रहा हूं। मैंने एक जगह लिखा टी और एक जगह लिखा कॉफी। अब मान लो ये हमने प्राइस लिख दिया इनके, ये प्राइस हो गया, ये इनकी डिमांड हो गई, ये इसका प्राइस हो गया, ये इसकी डिमांड हो गई। ध्यान से समझते चलिएगा इसको। जैसे मान लो चाय की जो डिमांड, चाय है आपके यहाँ 10 रुपए की है और 100 लोग चाय पीते हैं। कॉफी मान लो आपके यहाँ 15 रुपए की है और 15 रुपए के होने पर भी 100 लोग उसको पीते हैं। प्राइस मान लो बढ़ गया किसका, चाय का। चाय का रेट हो गया 13 रुपए। तो जब रेट बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, तो डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। तो जैसे प्राइस बढ़ा, इसकी डिमांड हो गई 90, डिमांड इसकी क्या हो गई, कम हो गई, नीचे की तरफ आ गई डिमांड। इसका अगर प्राइस देखो तो इसका प्राइस अभी भी 15 है, लेकिन इसकी जो डिमांड है ये बढ़ गई। क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि भाई जब 13 रुपए की चाय पीनी है तो क्यों ना 2 रुपए और मिला के कॉफी ही पी ली जाए। तो यानी अब अगर आप देखो तो कॉफी के केस में कॉफी का प्राइस वही है, लेकिन फिर भी इसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज कर गई। इसका मतलब है कि दूसरे प्रोडक्ट की वजह से भी एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अफेक्ट हो जाती है। यानी कि अगर चाय के रेट में चेंजेस हों तो कॉफी की डिमांड चेंज हो जाएगी, और कॉफी के रेट में चेंजेस हों तो चाय की डिमांड चेंज हो जाएगी। मान लीजिए पेप्सी सस्ती हो जाए तो कोक जो होगी, पेप्सी सस्ती हो जाएगी तो पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी और कोक की डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। या कोक की डिमांड मतलब कोक का प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री को आप इजीली समझ सकते हो भाई। जब मान लो कार के रेट घट गए तो कार की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर कार सस्ती हो जाएगी तो कार की डिमांड बढ़ी, और जब कार की डिमांड बढ़ेगी तो कार की डिमांड बढ़ने के साथ साथ पेट्रोल की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जिसको बोलते हैं क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रोपेगेंडा तो आप समझते होंगे। जिन चीजों की ज्यादा एडवर्टीजमेंट होती है उनकी सेल भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को भी ये रहता है उनके दिमाग में कि ज्यादा अगर एडवर्टीजमेंट हो रहा है इसका मतलब सेल उसकी ज्यादा, मतलब वो चीज अच्छी होगी तो शायद ज्यादा उसकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। कभी कभी क्या होता है, किसी चीज को लेकर प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उसको इस तरीके से मतलब प्रचार किया जाता है, इस तरीके से उसको पब्लिक के सामने रखा जाता है कि लोग उसको देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और फाइनली उसको खरीदने का डिसीजन ले लेते हैं। तो जिस चीज का जितना अच्छा एडवर्टीजमेंट होगा, जितना अच्छा प्रमोशन होगा, उतनी ज्यादा उसकी सेल क्या होगी, बढ़ेगी। ये एक फिनोमिना है जो काफी हद तक सही है और कई मामलों में बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। इसके अलावा देखेंगे कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन। अब कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है। जैसे सपोज अभी आपको उड़ते उड़ते खबर मिले कि कल से पेट्रोल के जो प्राइस हैं, समझिएगा जरा ध्यान से, कल से मान लो पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो 20 रुपए बढ़ने वाले हैं, 20 रुपए बढ़ जाएंगे। तो कल से बढ़ेंगे तो आप आज ही क्या करेंगे, अपनी गाड़ी का जो पेट्रोल होगा फुल करवा देंगे। अगर कार होगी तो कार फुल करवा लेंगे, क्यों, क्योंकि कल से रेट बढ़ने वाला है। तो देखो एक्सपेक्टेशन है कि आगे प्राइस बढ़ेगा, उसकी वजह से आज आपकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। आपको अगर याद हो तो आपने याद देखो होगा जब नोटबंदी अपने यहाँ हुई थी नवंबर 2016 के अंदर, जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के 2 या 3 दिन के बाद का किस्सा है, आपको ध्यान होगा कि नमक बंद होने की एक
अफवाह फैली थी कि भाई कल से नमक बंद हो जाएगा या 2 दिन के बाद से नमक बंद हो जाएगा, तो आप ध्यान करिए नमक की जो डिमांड है इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग 200 रुपये केजी 100 रुपये केजी तक नमक लोगों ने खरीदा। तो एक्सपेक्टेशन जो है, फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशन है वो डिमांड को बढ़ा भी सकती हैं, घटा भी सकती हैं। ऐसा भी हो जाए कि आने वाले वक्त में कोई चीज़ बहुत सस्ती मिलेगी, तो आप आज क्या करते हैं, डिमांड उसकी कम कर देते हैं कि चलो भाई आज नहीं खरीदेंगे, जब सस्ती मिलेगी तब खरीदेंगे। तो एक्सपेक्टेशन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब सीधी सी बात है, अगर भाई पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन घट जाएगी तो डिमांड हमारी घट जाएगी। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो समझिए आ रहा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ना स्वाभाविक है। वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे मान लो क्लाइमेट बहुत अच्छा हो, वेदर बहुत अच्छा हो, तो अगर क्लाइमेट बहुत अच्छा होगा तो इससे क्या होगा, जो क्रॉप्स हैं आपकी फसलें हैं, फसलें अच्छी होंगी। जब फसलें अच्छी होंगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, फसलें अच्छी होंगी तो रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, और जब रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो मार्केट में वो चीज़ क्या होगी, सस्ती रहेगी, और जब सस्ती रहेगी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। उल्टा कर दीजिए, तो वेदर कंडीशन खराब है, फसलें खराब हो गई, फसलें खराब हो गई, प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ, चीज़ें महंगी होंगी, महंगी होंगी, डिमांड कम होगी। बात समझ रहे हैं पूरी? तो बहुत जेन्युइन सी बात है। अभी मान लो आम का सीजन आने वाला है, तो अगर आम मान लीजिए ज़्यादा प्रोड्यूस हो, आम ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा उसकी डिमांड होगी, कम प्रोड्यूस होगा, कम डिमांड होगी। तो ये चीज़ तो बहुत लॉजिकल है, आपको बहुत ईजिली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये तो एग्जाम्पल है। दूसरा वेदर कंडीशन, अभी मान लीजिए गर्मी आने वाली है, गर्मी चल ही रही है। मान लीजिए समर के केस में क्या होता है भाई, कोल्ड ड्रिंक लोग दबा के पीते हैं, और यही अगर विंटर होता है तो विंटर में क्या होता है, समर में कोल्ड ड्रिंक हो गई, कूलर हो गया, पंखे हो गए, एसी हो गई, ये सब कुछ लोग, बर्फ हो गया, ये सब ज़्यादा इसका कंजप्शन होता है। और ठंडी में ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, वूलन कपड़े हो गए, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, ये सब चीज़ें कंज्यूम होती हैं। तो सीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बारिश में अम्ब्रेला। टैक्स रेट, अब देखो गवर्नमेंट अगर टैक्सेस आपके ऊपर ज़्यादा चार्ज करती है, अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स ज़्यादा चार्ज करेगी और कंपनी के ऊपर ज़्यादा टैक्स चार्ज करेगी, तो मान लो सब कंपनी के एग्जाम्पल को समझिएगा, गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। तो जब कंपनी टैक्स ज़्यादा देगी तो कंपनी क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देगी। भाई कंपनी कोई अलग से तो लेगी नहीं, लेगी तुम्हीं से, उसने क्या किया, रेट बढ़ा दिया। जब रेट महंगा हो जाएगा तो रेट महंगा होने का मतलब क्या, प्राइस महंगा हो गया, प्राइस महंगा हो गया, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। तो सरकार अगर ज़्यादा टैक्स इम्पोज करेगी तो डिमांड क्या होगी, कम बढ़ जाएगी, और सरकार अगर टैक्स कम लगाएगी तो डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, आप आजकल देखते ही होंगे दुकानों पर लिखा होता है कि जीरो फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि आप यहाँ पर फाइनेंस करके चीज़ें ले सकते हैं, मतलब थोड़े पैसे दे दीजिए, बाकी पैसे किस्तों में आप दे दीजिएगा। तो इस फाइनेंस ने क्या किया है, डिमांड को क्रिएट कर दिया। पहले कार खरीदना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, आज की डेट में 1 लाख रुपए लेके जाओ, कार खरीद लो, बाकी किस्त में पैसा देते रहिएगा। तो फाइनेंस ने क्या किया, इस फाइनेंस ने क्या किया कि लोगों की डिमांड को बढ़ा दिया, और आज की डेट में तो फाइनेंस बहुत चीप होने लगा, सस्ता होने लगा, कम ब्याज पड़ता है, कम इंटरेस्ट पड़ता है, तो उससे भी डिमांड क्रिएट होती है। पैटर्न ऑफ सेविंग का मतलब है कि अगर मान लीजिए हमारी जो सोसाइटी है वो सेविंग को लेकर ज़्यादा कह सकते हैं कि मतलब सेंसिटिव है, अगर सेविंग ज़्यादा करेगी तो इससे क्या होगा, डिमांड कम होगी। जैसे मान लीजिए आप जितना पैसा कमा रहे हो उसमें का पैसा सेव ज़्यादा कर रहे हो, तो अगर सेविंग इंक्रीज करोगे तो खर्च करने वाला पैसा कम बचेगा, तो डिमांड क्या होगी, घट जाएगी, और सेविंग अगर आप घटा दोगे तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। सर्कुलेशन ऑफ मनी, मनी का मतलब है कि हमारी पूरी इकोनॉमी में कितना मनी सर्कुलेट होता है। तो जितना ज़्यादा मनी सर्कुलेट होगा उससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि जो मनी है इकोनॉमी के लिए ब्लड का काम करता है, तो मनी जितना सर्कुलेट होगा उतना इकोनॉमी आपकी उतनी ग्रो करेगी। तो आई थिंक ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए बड़ा ज्वलंत टॉपिक है, बहुत बर्निंग टॉपिक है, डिमांड शेड्यूल। तो कुछ लोग तो देख के हैरान हो जाते हैं कि यार शेड्यूल क्या होता है, तो भाई बहुत आसान चीज़ है, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। शेड्यूल का मतलब क्या है, शेड्यूल बेसिकली क्या है, एक स्टेटमेंट है, किस फॉर्म में है, यानी इट इज अ स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल, एक टेबल के फॉर्म में बना स्टेटमेंट जो कि डिफरेंट क्वांटिटीज शो करता है, किस चीज की, डिफरेंट प्राइजेस की और डिफरेंट डिमांड की। यानी डिमांड शेड्यूल इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ टेबल which shows the different quantities of demand at different price. That's it, याद हो गया। क्या है, एक स्टेटमेंट है, किस चीज का है,
टेबल के फॉर्म में बना एक स्टेटमेंट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस लिखे हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिमांड लिखी है, उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। दैट्स इट, काम खत्म। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं आपके लिए याद करना। अब जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि भाई 100 रुपये किसी प्रोडक्ट का प्राइस है, तो उसकी डिमांड कितनी है, 50 रुपये। प्राइस आप जानते हो कि जब बढ़ जाता है तो डिमांड क्या होती है, घट जाती है। तो जब 200 प्राइस हो गया तो डिमांड घट गई, 300 प्राइस हो गया डिमांड 30 हो गई, 400 प्राइस हो गया डिमांड 20 हो गई। तो जैसे जैसे प्राइस अगर आप देखो ध्यान से तो बढ़ता चला जा रहा है, और प्राइस बढ़ने का परिणाम ये हो रहा है कि डिमांड घटती चली जा रही है। तो आपको मालूम है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं। ये जो डिमांड शेड्यूल था ये कैसा था, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था, यानी एक पर्सन का डिमांड शेड्यूल था। मार्केट डिमांड शेड्यूल ऐसे बनता है। मार्केट में क्या हो गया, एक हमने क्या लिखा भाई, प्राइस लिख लिया, ये प्रोडक्ट का प्राइस है। ये मान लो एक कंज्यूमर है और ये बी कंज्यूमर है, और अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, तो मार्केट हो जाएगा। यही तो आपने पढ़ा था। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब एक पर्सन की डिमांड, मार्केट का मतलब है उस मार्केट में जितने लोग हों उन सबकी डिमांड को जोड़ दो, मार्केट डिमांड हो गया। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल देख लो। इसी देखो ये प्राइस हो गए आपके 100, 200, 300, 400, 500, अलग अलग प्राइस इसके बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो डिमांड है वो ए की है, ये डिमांड बी की है। तो डिमांड तो आपको घटनी ही घटनी है भाई। प्राइस 100 रुपये था तो 50 की डिमांड थी, 200 हुआ 40 हो गई, 300 हुआ 30 हो गई, 400 हुआ 20 हो गई, 500 हुआ 10 हो गई। ऐसे बी की डिमांड इनकी जो थी वो 100 पर 70 थी, और 200 पर 60 हो गई, 300 पर 50 हो गई, 400 पर 40 हो गई, फिर 30 हो गई। और इन दोनों को ऐड कर लो तो 70, 50, 120, 60, 40, 100, और 350, 80, 240, 60 एंड 3। ये जो चीज़ निकल के आ गई ये क्या है, ये मार्केट डिमांड हो गई। क्लियर है? चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि यार डिमांड तो बता दिया और कर्व सिखाया नहीं। मैं बिल्कुल बताएंगे, इसी को दिक्कत थोड़ी ना, आपको ये भी बताया जाएगा। तो जरा कर्व समझ लीजिए, पेशेंस देखिए रखिए, आप अपना परेशान मत होइए, पेशेंस रखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जरा कर्व बनाने की जो कला है इस कला को सीखिएगा। सारा खेल जो है इकोनॉमिक्स में किसका है, कर्व का है। कर्व बनाना नहीं आएगा तो इकोनॉमिक्स में मजा नहीं आएगा, बनेगा नहीं कुछ भी। तो ये हो गया, ये x, ये y, ये 0। हमेशा ध्यान रखना हम y एक्सिस पर लिखते हैं प्राइस को, और x एक्सिस पर हमेशा लिखते हैं हम क्वांटिटी डिमांड को। ठीक, तो प्राइस जो लिखा है हमने 100 से लगा के 500 तक है। तो ये आप पॉइंट कर लीजिए 100 का, ये आपका हो गया 200 का, ये 300 का, ये 400 का, ये 500 का। तो ये 100, 200, 300, 400 एंड दिस वन इज 500। इसी तरीके से क्वांटिटी आपकी जो है वो 50 तक है। तो ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। तो 50 तक लिखिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और आगे तक लिख सकते हो, लेकिन 50 तक जरूरी है। अब देखो कर्व कैसे बनता है। तो कर्व बनाने के लिए एक कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़िया हो जाए, अच्छा देखने में लगे। तो जब 100 रुपये का प्राइस था तो 50 डिमांड थी। तो ये प्राइस 100 रुपये है, तो आप इससे ऐसे डॉट डॉट रख लीजिए, ऐसे ऐसे डॉट डॉट रखते चले आओ यहाँ पर 100 से। और 50 इसकी डिमांड थी, ये देखिए 50 डिमांड है। तो जब 50 डिमांड है तो 50 से ऐसे डॉट डॉट रखते चले आइए, और जहां एक दूसरे को काटेंगे उसको आप एक वहां छोटा सा एक पॉइंट बना लो। फिर 200 पे कितना हो गया, 200 पे हो गया 40। तो ये आपका 200 है, ऐसे वही खींचते डॉट डॉट चले आओ, और ये आपका 40 है। इसने एक दूसरे को यहाँ पे काट दिया। 300 पे 30 है तो ये 300, और ये भाई साहब 30 हो गया। 400 पे 20 है तो ये आपका देखो 400 पे 20, और 110 पे कितना है, 500 पे, ये इस तरीके से यहाँ। अब क्या करो, अब तो आप सोच रहे हैं मजा आ गया, तो बड़ी आसानी से बन गया। तो ये तो आसान था ही, इसमें कोई ज़्यादा एक्साइटेड होने की आवश्यकता ही नहीं। अब क्या करो, सबको मिलाओ, इस पॉइंट को एक दूसरे से मिलाते हुए आप नीचे की तरफ चले आइए। ठीक, ये जो मिलाते हुए आपने निकाला है इसी को हम बोलते हैं प्यार से डिमांड कर। अब बताओ कोई इसमें तकलीफ है?
कोई समस्या नहीं है। ये बन गया आपका कौन सा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ऐसे बना लो मार्केट बनाओगे तो क्या करोगे, अब मार्केट में जो आप यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड रखोगे वो ये वाली रखोगे, कौन सी, जो आपके सामने इस पेज पे दे रखी, साइड में दे रखी है, A+B वाली, यानी 120, 100, 80, 60, 40, ये क्वांटिटी डिमांड रखना है आपको। इन दोनों को नहीं रखना है क्योंकि ये इंडिविजुअल्स हैं और हम मार्केट का काम कर रहे हैं, तो मार्केट डिमांड रखें। बाकी प्राइस यही रखोगे आप, ये खुद से बना लेना, ये आपका होमवर्क हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बढ़ते हैं हम किस पे, चेंजेस इन डिमांड। ये ऐसा टॉपिक है, ये सिर्फ हाई स्कूल 12th के ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो TGT, PGT या जो भी एग्जाम है जिसमें इकोनॉमिक्स होता है उनके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर मतलब बढ़िया समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी है। तो देखिए चेंजेस इन डिमांड का जो टॉपिक है वो एक्चुअली 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। तो एक को हम बोलते हैं क्या, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट ऑफ डिमांड में इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड होता है, और एक हम जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होता है। जरा इस बात को हम थोड़ा और अलग से मैं आपको समझाता हूं, जरा समझिएगा इसे। यहां से देखिएगा, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चेंजेस ऑफ डिमांड। चेंजेस ऑफ डिमांड। अब अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। ध्यान है आपको? अभी हमने क्या पढ़ाया था आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग या डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। ये 12 फैक्टर्स हमने आपको पढ़ाए थे। इसकी तस्वीर एक बार आप देख लीजिए, ये जो मैंने यहाँ पे सब येलो कर रखी, ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट क्या करते हैं, डिमांड को चेंज करने का काम करते हैं, यानी डिमांड को या तो इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा और फिर पहुंचते हैं वहीं पे। अब आ गए हम अपनी जगह पे जहां पे आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे आ गए। हम क्या करते हैं, ये जो हमने आपको अभी डिटरमिनेंट बताए हैं, यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी पढ़ा था डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट हमने करीब 12 पढ़े थे। इन 12 डिटरमिनेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 12 को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तरफ हम लोग रखते हैं इसका जो ओन प्राइस था, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, और एक तरफ हम लिख देते हैं बाकी जो अदर फैक्टर हैं, वो 11 फैक्टर। यानी इस तरफ कौन सा फैक्टर आ गया, 1, और 11 फैक्टर कहां आ गए, इस तरफ। समझते चलिएगा, मैं कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर आप ठीक से समझ गए तो आप यकीन मानिए ये आपको भूलेंगे नहीं, कभी बढ़िया से याद रहेगा। तो देखो हमने क्या किया, जो 12 डिटरमिनेंट हमने आपको पढ़ाए उनको हमने पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक यानी ओन प्राइस को हम ले आए एक तरफ, और 11 को हम ले आए एक तरफ। तो अगर कभी उसी प्रोडक्ट के ओन प्राइस के इंक्रीज होने से उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ध्यान रखिएगा, डिटरमिनेंट कितने थे, 12। ओन प्राइस को हमने अलग कर दिया, बाकी 11 को हमने अलग कर दिया। अगर उसका प्राइस बढ़े और डिमांड घट जाए तो उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और अगर प्राइस घटे और डिमांड बढ़ जाए तो उसे हम बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अब बताइए क्या इतनी बात आपको क्लियर है? तो डेफिनेटली इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ क्या होगा कि प्राइस इसका सेम रहेगा। प्राइस क्या होगा, सेम। प्राइस सेम रहेगा, इसे आप बोल सकते हैं कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इनके अलावा कोई दूसरा फैक्टर किसी और फैक्टर में चेंज हो गया, यानी कि जितने भी आपके अदर फैक्टर्स हैं उसमें कोई चेंज हो गया, और चेंज होने से क्या हुआ, चेंज होने से इसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। उसे क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। इसी तरीके से अदर फैक्टर की वजह से ही अगर डिमांड इसकी घट जाए तो इसे क्या बोलेंगे, डिक्रीज बोलेंगे।
अब बताओ चीजें समझ में आई कि नहीं आई? फिर से दोबारा समझो, फिर से रिवाइज करो तुरंत। चेंजेस इन डिमांड किसकी वजह से होते हैं? डिटर्मिनेंट की वजह से होते हैं। डिटर्मिनेंट कितने पढ़े आपने? 12 पढ़े। 12 डिटर्मिनेंट को 2 टुकड़ों में बांटो, एक तरफ ले आओ किसको? ओन प्राइस को, मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी को। बाकी बचे कितने? 11 को कर दो अगली तरफ। तो अगर ओन प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, जब डिमांड घटेगी तो उसे क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ओन प्राइस ओन प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगी तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। बाकी जो 11 फैक्टर हैं उनमें कुछ चेंज हो जाए, उसकी वजह से डिमांड बढ़ जाए तो उसे इंक्रीज इन डिमांड, उसकी वजह से डिमांड घट जाए तो डिक्रीज इन डिमांड। दैट्स कंसेप्ट क्लियर आपका? अब आ जाइए इसकी डिटेल पढ़ने के लिए। तो फटाफट से हम आते हैं कहाँ? इसके डिटेल पे। एक बात और बाकी, ये जो इधर का मसला है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन वाले को, इसी को हम बोलते हैं क्या? मूवमेंट। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व या मूवमेंट इन डिमांड कर्व। और ये वाला जो होता है, ये क्या होता है? ये होता है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। क्लियर है ये? अब जरा इसको हम लोग डिटेल में जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा ये। तो देखिए, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी हम पहले देखने वाले हैं क्या? शिफ्ट ऑफ डिमांड। तो शिफ्ट ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि अदर फैक्टर जो थे, कौन से फैक्टर थे? 11 फैक्टर। 11 फैक्टर में कुछ चेंज होंगे, चेंज होने की वजह से या तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी या तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज इन डिमांड हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है, इसके अलावा तीसरा कुछ होगा ही नहीं। क्लियर है बात? ठीक है। अब उसमें कैसे क्या होता है इसको भी हम लोग समझ लेंगे। इसमें कुछ कंडीशंस होती है जिनको आपको समझना है, बस कंडीशन यही है इसमें। इसको बोलते हैं तो शिफ्ट ऑफ डिमांड है। तो शिफ्ट ऑफ डिमांड में या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, इतनी बात आपको याद रहेगी। कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, और इनकम ऑफ जो कंज्यूमर होगी वो इंक्रीज हो सकती है क्योंकि अदर फैक्टर है, और डिमांड भी आपकी क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है। जरा इसको कर्व के थ्रू समझिएगा क्योंकि मजा जो है वो सीखने में कर्व वाला ही प्रेजेंटेशन है, बाकी चीजें तो आप पढ़ते ही रहेंगे। देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ठीक से समझा पाऊं इस बात को। देखिए, तो हमेशा के तरीके से पहले बनाओ क्या? डिमांड कर्व। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जीरो। यहाँ तो कोई तकलीफ होगी नहीं, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर क्या मान लेते हैं? ये हमने मान लिया प्राइस पी, क्योंकि आपको मालूम है वाई पर प्राइस होता है और क्वांटिटी जो डिमांड होती है वो होती है किस पे? एक्स पे। तो आपने ये पी मान लिया, ये क्यू मान लिया, और इसको ऐसे एक दूसरे से आपने मिला दिया। ठीक है, और जब मिला दिया, मिलाने के बाद आपने एक डिमांड कर्व इस पे बना दी, और जिस डिमांड कर्व का आपने नाम रख दिया डी और टी। यहां तक बताओ सब अच्छा लग रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं किसी प्रकार की? मे भी तकलीफ नहीं होगी। अब यहां पर केस क्या है? केस ये है कि शिफ्ट ऑफ डिमांड में क्या होता है? प्राइस आपका सेम रहता है, तो प्राइस तो यही रहेगा, लेकिन आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या होती है? वो चेंज हो जाती है। तो मान लीजिए क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई आपकी? क्यू से क्या हो गई? Q1 हो गई, यहां पर आ गई। क्यू से क्या हो गई? Q1 हो गई। कलर मैं चेंज कर रहा हूं जरा ताकि ये स्पष्ट दिखे, थोड़ा विजिबिलिटी बढ़िया हो। क्यू से क्वांटिटी डिमांड Q1 हो गई, और प्राइस यही है, तो अब प्राइस यही होगी तो ये लाइन तो यहीं से आगे बढ़ेगी और ये लाइन यहां से आगे बढ़ेगी इस तरीके से। ये वाला यहीं से आया है ब्लैक वाला, इन्होंने अब काटा इस जगह पे। तो अब जो नया डिमांड कर्व आपका बनेगा वो क्या बनेगा? इस तरीके से बनेगा। ये हो गया D1। पहले जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो इस जगह था, और अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होके कहां पे आ गया? अगली जगह आ गया। यानी इसका मतलब ये है कि जो डिमांड कर्व है आपकी वो क्या कर गई? वो शिफ्ट हो गई। और शिफ्ट किधर हो गई? शिफ्ट किधर हो गई? समझो इसको, ये शिफ्ट हो गई राइट की तरफ। यानी ये जो आपका था ये यहां से यहां पहुंच गया, इसका मतलब है ये शिफ्ट हो गया। और किधर शिफ्ट हुआ? राइट की तरफ शिफ्ट हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे कि साहब उसे हम बोलते हैं क्या? इंक्रीज इन डिमांड। समझ में आया कि नहीं? अगर डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। ये बात शायद क्लियर होगी, कोई तकलीफ हो तो भी बताइए, मैं दोबारा फिर बता देता हूं।
क्लियर है ना ये सबको? चलिए, तो पहले हमने क्या बनाया था, पहले हमने प्राइस और क्वांटिटी बनाया, एक कर्व बना लिया। फिर हमने क्या किया, प्राइस चूंकि वही रहेगा, डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब जरा लेफ्टवर्ड के एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं, क्योंकि उसको क्यों छोड़ा जाए, उसकी दुश्मनी तुम्हारी है नहीं। एक नया कर्व, फिर से मैं चाहता तो उसी पर बना लेता, लेकिन फिलहाल हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो जल्दबाजी का काम जो नहीं है, आप जानते होंगे कि जल्दबाजी का काम जो होता है वो सिर्फ लेबर कर सकता है। टीचिंग का काम जल्दबाजी में नहीं होता है और ना पढ़ाई का काम जल्दबाजी में होता है। तो आप आराम से इत्मीनान से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं है किसी चीज़ की। तो सेम काम, पहले आप एक P बना लीजिए और एक तरफ क्या बना लीजिए, Q बना लीजिए। ये क्वांटिटी हो गई और ये प्राइस हो गया। और ये जो डिमांड कर्व है आपका, एक डिमांड कर्व आप अपने हिसाब से बना लीजिए, जिसको क्या नाम दे दीजिए, T। फिर क्या करना है, प्राइस तो सेम रहेगा, केवल क्वांटिटी घटेगी, क्योंकि आपने पढ़ा ही है भाई इसके अंदर की प्राइस तो चेंज नहीं होता है, तो प्राइस इसका वही रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी घटेगी। बढ़ने वाला सिखा दिया आपको। तो इसकी क्वांटिटी Q से Q1 हो गई, लेकिन प्राइस यही है। तो अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, अब ये स्टार्ट होगा। अब इसने काटा यहाँ पे इस जगह, तो पहले तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब जब इस जगह काटा, जहाँ पे काटता वहां से एक और कर्व बना लीजिए अब ऐसे, तो ये D1 हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो पॉइंट है आपका E से आपकी जो कर्व है ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई, और पीछे को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड। यहाँ पर ये जो शिफ्ट हुई है वो किधर शिफ्ट हुई है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुई है। तो अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो तो क्या डिक्रीज, राइटवर्ड शिफ्ट हो तो क्या इंक्रीज। बताइए क्या ये बात समझ में आ गई? तो 100% ये आपको बात समझ में आ गई होगी। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। अब हम बढ़ते हैं किस पे, अच्छा वो ध्यान रखिएगा केसेस वही हैं ये, यानी नो चेंजेस इन प्राइस, सप्लाई चेंज नहीं होगी, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो सकती है, अदर फैक्टर चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो डिमांड होगी वो भी डिक्रीज होगी। अब आते हैं मूवमेंट पे। तो मूवमेंट दो प्रकार का होता है, एक अपवर्ड मूवमेंट होता है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तो इस बात को हम लोग क्या करते हैं, हवा में नहीं समझते हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट के थ्रू, कर्व के थ्रू समझेंगे। मूवमेंट में आपने ये पढ़ा था कि जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है अगर वो बढ़ जाए और डिमांड घट जाए तो कॉन्ट्रैक्शन, अगर वो प्राइस घट जाए डिमांड बढ़ जाए तो एक्सपेंशन, और प्राइस बढ़ जाए डिमांड घट जाए तो कॉन्ट्रैक्शन। इसको कर्व्स के थ्रू समझेंगे। सारा खेल इकोनॉमिक्स में किसका है, कर्व का। अगर कर्व आ गया तो गेम आपका क्लियर है, और कर्व नहीं आएगा तो आप हाथ पैर मारते रहेंगे, इधर उधर कुछ बनेगा नहीं। तो कर्व सीखना जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर हाल में आपको कर्व आना चाहिए। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वो या 0 कह सकते हैं इसे, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, और इस पर हम लोग बना लेते हैं एक डिमांड कर्व हमेशा के तरीके से, जो अभी तक हम लोगों ने बनाया है, इसको D हमने लिख दिया। इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज पहले कर लेते हैं। चलिए, प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा घट गया और इसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई, तो घटने जहाँ पे घटा है उसकी जगह से क्या करो, ऐसे ऐसे डैश डैश बना लो, और जहाँ से बढ़ा हुआ है वहाँ से ऐसे डैश डैश बना लो। अब देखो इसने एक दूसरे को कट तो किया, लेकिन इत्तेफाक की बात है कट उसी लाइन पे किया जिस लाइन पे हम लोग थे, अलग लाइन नहीं बनी। यानी पहले ये E था और E की जगह क्या हो गया, E1 हो गया। उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो, इसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें दूसरी नई कर्व बन गई थी, और यहाँ पे कर्व वही है क्योंकि इसने कट ही उसी लाइन पे किया। लेकिन अगर आप इसकी मूवमेंट देखो तो जो आपका मूवमेंट है वो आपको बाकायदा दिख रहा होगा कि जो E है, E की जगह ये कहाँ पहुंच गया, ये E की जगह पहुंच गया E1 पे। तो ये कैसा गया है, अब जरा आप सोच के बताओगे कैसा गया, ये अपवर्ड है या बैकवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो ये जो है आपका डाउनवर्ड है, इसे क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड के केस में क्या होता है, ये एक्सपेंशन होता है, और अपवर्ड के केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो केस निकला, क्योंकि यहाँ पे प्राइस घट गया डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस अगर घटेगा और डिमांड बढ़ेगी तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड।
और अगर प्राइस घट जाता, प्राइस बढ़ जाता, डिमांड घट जाती, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन के केस में डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं होता, डाउनवर्ड मूव होता है, यानी जो मूवमेंट होगा वो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। और राइटवर्ड के केस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन के केस में वो अपवर्ड होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन का केस इधर समझा देते हैं आपको। ये बना का कर्व, ये एक्स, ये प्राइस आप मान लीजिए, और ये क्वांटिटी डिमांड मान लीजिए। यहां से आप पूरा ये इस तरीके से बना लीजिए, इसे बोलते हैं डी। ठीक है ना? अब क्या होगा? प्राइस इसका बढ़ गया, प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब इसका प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? भाई रूल क्या पढ़ा आपने? अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर प्राइस बढ़ा और डिमांड कम हो गई, ऐसे मिला लीजिए अब इसको, और इधर से भी मिलाते मिलाते लाइए आप। देखिए जब मिलाते मिलाते लाओगे तो ये इत्तेफाक की बात है कि फिर उसी वाले पर रह गया। तो पहले ई यहाँ पे था और ई यहाँ पे, E1 यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से ये इस तरह शिफ्ट हुआ है, तो ये गया है अपवर्ड। तो कॉन्ट्रैक्शन के केस में जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? अपवर्ड मूवमेंट होता है। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो डेफिनेटली आपको यहाँ तक पूरा कंसेप्ट टॉपिक जो है समझ डेवलप हो गई होगी। अब इन दोनों में एक डिफरेंस आमतौर पे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में या और भी एग्जाम्स में, तो इसका डिफरेंस क्या होता है? तो फटाफट से देख लेते हैं। तो एक तो दे रखा है, एक तरफ मूवमेंट दे रखा है और एक तरफ देखा शिफ्ट। तो मूवमेंट जो होता है, किस मूवमेंट में क्या चीज होती है? या तो कॉन्ट्रैक्शन होता है या तो एक्सपेंशन होता है। मूवमेंट में क्या होता है? मूवमेंट में या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या तो एक्सपेंशन होगा। और शिफ्ट में क्या होता है? या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा। इतना तो आपको मालूम था, चल ही गया था पढ़ने के बाद। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहा गया है कि मूवमेंट इन द डिमांड कर्व व्हेन कमोडिटी एक्सपीरियंस चेंजेस इन द बोथ क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। दोनों में चेंज होते हैं। प्राइस इसमें क्या होता है? इसमें प्राइस आपका बढ़ता है, डिमांड घट जाती है। इस केस को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। प्राइस घटता है, डिमांड बढ़ जाती है, इसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? कोई समस्या इसमें? नहीं समस्या होगी। इसमें क्या होता है? प्राइस सेम होता है, किसी और रीजन से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो इंक्रीज इन डिमांड, और किसी और रीजन से डिमांड घट जाएगी तो डिक्रीज इन डिमांड। तो ये पहली चीज क्लियर हो गई। ये फिर आपने देखा कर्व, तो एक दो एक्सपेंशन के केस में क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, और कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है? अपवर्ड। तो अपवर्ड मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन में, और ये होता है आपका एक्सपेंशन में। इसमें भी आपने पढ़ा था, जब आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है, राइटवर्ड जो शिफ्ट होगा आपका, ये राइटवर्ड शिफ्ट है, तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है किसमें? इंक्रीज के केस में। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है किसमें? डिक्रीज के केस में। इतना आप तो पढ़ ही चुके हैं। इसमें कहा गया कि जो चेंजेस होते हैं वो कर्व पे ही होते हैं, और इसमें कर्व की पोजीशन ही चेंज हो जाती है। इसमें जो चेंजेस होते हैं वो प्राइस में होते हैं, यहाँ पर प्राइस में नहीं होते हैं। यहाँ जो चेंज, ये क्वांटिटी डिमांड की बात करता है, ये सिर्फ डिमांड चेंज होने की बात करता है। यहाँ पर ये तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, यहाँ राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप बताइए क्या कोई दिक्कत है इतना कुछ पढ़ने के बाद? मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और ये जो टॉपिक होगा वो आपका डेफिनेटली बिल्कुल प्रिपेयर हो गया होगा। तो अगर किसी का कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप इसे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी बात को पूछिएगा, और मेक श्योर जैसे ही समय मिलेगा आपकी इस क्वेरी को बिल्कुल रिजॉल्व किया जाएगा। बाकी आपको याद दिला देते हैं कि हम लोग लगातार आपके साथ हैं, और इकोनॉमिक्स का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो आप तक चैप्टर वाइज पहुंचता रहेगा। ये पहली क्लास थी, क्लास में कोई कंजूसी नहीं की जा रही है, लगातार हम लोग बड़ी क्लास लेने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 1 घंटे का ये लेक्चर बन के तैयार होगा, और 1 घंटे में इस कंसेप्ट को हम समझेंगे। वो हुल्लड़बाजी वाली क्लास नहीं है कि फटाफटा के हमने आपको सब कंप्लीट करा दिया, वो मसला नहीं है। आपको यहाँ सीखना है, और सीखने का काम इत्मीनान का है, जल्दबाजी का काम ये नहीं होता है। तो इसीलिए थोड़ा क्लास बड़ी जरूर हो रही है। पेशेंस है तो चैनल पर रुकिए और पूरे लेक्चर को देखिए, लेकिन देखेंगे तो रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।